हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो ये 2014 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम लेके आए हैं। और अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए। टिफर के एग्ज़ाम में आपके तैयारी को इन्हांस करने के लिए मैंने जनरल साइंस की अभी तक 2014 से लेके 2023 तक की वीडियोस अपलोड कर रखा है। तो जाके देखिए, मतलब समझिए 2013 से 23 तक 10 साल का वीडियो पड़ा हुआ है। और कुछ दिनों में बाकी जो बचे हुए 2-3 साल और हैं, टोटल सारे सभी वीडियो, मतलब 13 साल की वीडियो आपको मिलने वाली है जनरल साइंस की। इतना करने के बाद शायद ही आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो एग्जाम में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, ईच पिक्सल इन द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलसीडी? द फुल फॉर्म ऑफ द एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Color television is composed of three subpixels that are designed to transmit blue, green and red color because यहाँ पे पहला ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो। कैसे इलिमिनेट कर सकते हो वो हम आपको बता दें। पहला ऑप्शन में सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हो, मतलब आंसर में लिखा है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ थ्री। भाई व्हाइट लाइट जो है थ्री से नहीं बल्कि 7 कलर से मिलके बनी होती है। ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कलर टेलीविज़न है वो बना हुआ है इंसानों को देखने के लिए। इंसान जिस ऑर्गन का यूज़ करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, अगर वो ब्लाइंड ना हो तो वो ऑर्गन है आई। और आई में जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, वो जो इमेज बनने वाला जो पोजीशन है वो है आपका रेटिना। वो पोजीशन क्या है आपका? रेटिना। अब हम लोग दो तरीके से रहते हैं। एक हम लोग डिम लाइट में रहते हैं, डिम लाइट में, और एक हम ब्राइट लाइट में। या ब्राइट लाइट में हम क्या बोल सकते हैं? कलरफुल लाइट में बोल सकते हैं। अब चूंकि दो तरीके का यहाँ पे कंडीशन है, तो डिम लाइट के लिए अलग तरीके का सेल होता है और ब्राइट लाइट के लिए अलग तरीके का सेल होता है। डिम लाइट को सेंस करने वाला जो सेल है वो होता है आपका रॉड, और जो ब्राइट लाइट को करता है उसे हम बोलते हैं कोन सेल्स। ब्राइट लाइट में जो कोन सेल्स हैं, यह भी 3 तरीके का कोन सेल्स होता है। एक जिसको हम बोलते हैं रेड कलर सेंसिटिव कोन सेल्स, दूसरा इसे बोलते हैं हम ब्लू कलर सेंसिटिव कोन सेल्स, और थर्ड ग्रीन कलर सेंसिटिव कोन सेल्स। तो 3 तरीके का कलर सेंसिटिव कोन सेल्स ह्यूमन ब्रेन्स में पाया जाता है, मतलब ह्यूमन रेटिना में पाया जाता है। दैट इज रीजन कि हम बहुत ही ज़्यादा सही से देख सके, क्योंकि हमारे रेटिना में 3 तरीके का कलर सेंसिटिव सेल्स है जो कि कोन सेल्स के रूप में है, तो हम ज़्यादा सही से देख सके। दैट इज द रीज़न कि हमारे जो एलसीडी होती है, वो जो पिक्सल्स होते हैं उनके, वो मेनली ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, बाकी कलर्स हम कैसे देखते हैं? बाकी कलर्स भी इन तीनों कोन सेल्स के कॉम्बिनेशन से इमेज बनता है। बाकी कलर जो हमें दिखाई देते हैं वो इन तीनों कोन सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो उसको रेड और ग्रीन जो सेल्स हैं, ये सेल्स नहीं होता है, उसे ब्लू ब्लू ही दिखाई देता है। तो रेड और ग्रीन कलर वो नहीं देख पाता है। जब ये दोनों कलर ना देख पाए, मतलब कोन सेल्स के अंदर रेड और ग्रीन कलर सेंसिटिव सेल्स अब्सेंस है।
absent है या डिफॉर्म हुआ है किसी भी रीजन से, दैट कॉज कलर ब्लाइंडनेस। तो याद रखिएगा कि एलसीडी में जो पिक्सल्स होते हैं वो ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रेटिना में हमारे पास 3 टाइप के कलर सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। बाकी जो कलर दिखाई देते हैं इन तीनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जब हमारे पास सिर्फ ब्लू ही दिखाई दे, रेड और ग्रीन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, देन द रेड कलर सेंसिटिव सेल्स और ग्रीन कलर सेंसिटिव सेल्स हमारे रेटिना में नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ द कोन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मतलब on the retina. That is the reason कि we are not differentiate the red or green cell green color. That disease is called color blindness. चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो। A time t equal to 0, a set of a 3 point A, B or C. The condition is that there is a one point A, another point B or another point C. That is A, this is B, and this is C. Forms an equilateral triangle. ध्यान दीजिएगा, टर्म्स को समझिएगा। अच्छा नहीं बना है बट चलिए सही है। चलिए ये बना लेते हैं, इससे अच्छा जल्दी बन जाएगा। या दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। A, B एंड C। इक्विलेटरल ट्रायंगल वे ट्रायंगल होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल होती है। मतलब हम बोलेंगे कि A, B, ठीक है, A, B, B, C, C, A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कब? टाइम t इक्वल टू 0। ध्यान से एक कंसेप्ट यहां समझने की जरूरत है। आगे पढ़ते क्या लिखा है? इफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर डिक्रीजिंग, वी अज्यूम दैट कि ए बी और बी सी क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा इन द लेंथ ऑफ रेट 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। कितना डिक्रीज हो रहा? 1 सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। थर्ड साइड हमने अज्यूम कर रखा है कि दो साइड जो डिक्रीज हो रहा है वो आपका ए बी और बी सी है, तो हम थर्ड साइड सी ए की बात करेंगे। यह जो है यह इंक्रीज हो रहा एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सिस्टम टू जस्ट सीज टू फॉर्म अ ट्रायंगल? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल बनता कब है। ट्रायंगल बनने के कुछ कंडीशंस है जिसमें से आपको याद रखना है कि द सम ऑफ द लेंथ, the sum of the length of the two sides of a triangle is equal or greater than the length of third side। लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या मैंने कहा? ध्यान से देखिए कि ए बी प्लस बी सी ये दो कंडीशन होना चाहिए, या ग्रेटर देन होना चाहिए सी ए के, या फिर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए।
अगर कैसा भी कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन हो जाए कि ए बी प्लस बी सी इज लेस देन सी ए, इस कंडीशन में हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है जस्ट सीज टू फॉर्म द ट्रायंगल। देखो इस कंडीशन में ट्रायंगल बनता ही है, इस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा, बट इससे यहां पे आने पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो दिस इज अ इक्वेशन वेयर योर ट्रायंगल इज सीज। अब मैंने यहां पे एक कंडीशन लगाया कि इस कंडीशन तक पहुंचने में, मतलब ये वाला इक्वेशन तक पहुंचने में समय टी, टाइम आपका टी लगा है। तो अगर हम 1 सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो टी सेकेंड में कितना होगा? टी सेकेंड में 0.1 टी। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि टी 0 पे की जगह टी इक्वल टू टी पे क्या होगा? ए बी जो है वो डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज कितना हो रहा है? तो मतलब हो जाएगा ए बी माइनस 0.1 टी, ये हो जाएगा आपका ए बी। उसी तरह बी सी माइनस 0.1 टी हो जाएगा बी सी, और सी ए इंक्रीज हो रहा तो सी ए प्लस 0.1 टी हो गया। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन को, तीनों पॉइंट को हम किस में रखेंगे? इस वाले में रखते हैं। मतलब ए बी क्या हमारा? एट अ टाइम टी ए बी माइनस का 0.1 टी प्लस बी सी माइनस का 0.1 टी इक्वल टू सी ए प्लस का 0.1 टी। ठीक है, अब ए बी बी सी सी ए सब 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 माइनस 0.1 टी। आप यहाँ पे इसको ऐड कर दे, 0.1 टी, 0.1 टी कितना होगा आपका? 0.2 टी प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 0.1 टी। इस 6 से ये 6 कट गया, अब आया आपका 6 इक्वल टू, इसको उठा के आप इधर ले आइए, 0.1 टी प्लस 0.2 टी मीन्स 0.3 टी इक्वल टू 6 टी इक्वल टू 6 अपॉन 0.3, यहाँ 0 हटा दिया, 3 टू ज़ा 6 मीन्स 20। टी किस में माना था मैंने? सेकेंड में, तो 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा अगर ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो 20 सेकेंड के बाद ये सीज हो जाएगा, उसके बाद नहीं बनेगा, बंद हो जाएगा बनना। ठीक है, तो 20 सेकेंड के बाद, इस पॉइंट के बाद बनना बंद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव अ सेम बेस। बेस सेम होने का क्या मतलब होता है? कि आर जो है वो सेम होगा। बेस सेम होने का मतलब क्या है? कि डायामीटर सेम है, डायामीटर अगर सेम है तो आर भी सेम होगा। और सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है सेम है। वॉल्यूम 1 मतलब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम सेम है। हमें बताना है कि ग्रेटर सरफेस एरिया क्या है। देखिए, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ जिनका मैं मान के चल रहा हूँ कोई कुछ नहीं आता, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे मैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करने, मतलब कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो एक हमारा कंडीशन है कोन, दूसरा कंडीशन है हमारा हेमिस्फीयर। अगर हम कोन की सरफेस एरिया की बात करें तो कोन की सरफेस एरिया होती है पाई आर एल प्लस आर, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होती है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके,
अब यार एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एल। अगर आपने कोन का डायग्राम देखा होगा तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कोन, दैट इज आर, दैट इज एच, ये जो है ये एल है। अगर आप कोन को ध्यान से देखोगे तो एच और आर के बीच में 90 डिग्री का है, तो दैट इज हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस ने बता रखा है कि एल स्क्वायर, एल जो है, एल की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो एल की वैल्यू हम निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर करके, ठीक है। पाइथागोरस ने बता रखा है। अब हम कंडीशंस के को देखते हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है। वॉल्यूम सेम है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, हम किसकी बात करें, वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कोन की और हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं पे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला है कि वॉल्यूम सेम है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। अब हमें पता है कि पाई और पाई तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये जो आर स्क्वायर है इसमें से ये आर क्यूब में से 2 आर को काट देगा। अब मेरे पास बचा एच, एच इक्वल टू हो गया हमारे पास 2r। बट हमें सरफेस एरिया के लिए एच नहीं एल की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल। एल इक्वल टू हमारा होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से तो हम अगर एच स्क्वायर की बात करेंगे तो एच स्क्वायर होगा हमारा 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 4 + 1, आर बाहर चला गया, रूट अंडर 5 अंदर, ठीक है। और रूट अंडर 5 की जो वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप याद रखिएगा कि 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है, तो मीन्स 2 पॉइंट समथिंग होगा। बट मैं आपको बता दूँ 2.23 होता है वैल्यू। अगर आपको नहीं बताया तो 2 से तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 2r की बात हो रही है, 2r, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, ये हो गया पाई, ये हो गया r, l की वैल्यू हमने निकाल ली है 2r और प्लस r, ठीक है, प्लस r। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 रखोगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाकी अभी हम आपको बता देंगे कि बिना आप √5 को याद किए कैसे बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया पाई r स्क्वायर बाहर, क्योंकि ये r आ गया बाहर। अब हो गया 2 + 1 3.23 मीन्स आपका आया 3.23 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या था, 3 था। मतलब किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, कोन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि कोन के सरफेस एरिया में आपका 0.23 ज़्यादा है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि गेट में कभी कभी वो लोग ये पूछ लेते हैं कि कितना सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अगर कितना पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 0.23 सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि 5 का कितना होता है तो 5 का आप अप्रॉक्सीमेट 2 लगाओगे तो ठीक है। जब 2 लगा के करते हो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बट याद रखिएगा, अगर ये 4 होता, 4 होता तो 2 होता, ये 5 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा आएगा। 3 से कुछ ज़्यादा आएगा मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कांस्टेंट यहाँ पे है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो कोन का सरफेस एरिया जो है आपका ज़्यादा है, कोन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से दो, मतलब आप अगर ट्राई भी करते हो तो ये क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा है, ध्यान से देखो, दे क्या रखा है। दे रखा है कि y = x1 - x, मतलब y = x - का x², ये दे रखा है।
ठीक है, अब कंडीशंस थोड़ा लगाना शुरू करो, कंडीशंस लगाओगे आंसर पे पहुंच जाओगे। अगर हम यहाँ पे ये कहे कि y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू, देखो पहला कंडीशन है कि अगर y हम जीरो, नहीं ये ना मत लगाओ कंडीशन, चलो हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन में। ठीक है, अगर हम y को यहाँ पे जीरो कर दें, अगर हम y को जीरो कर दें तो आपका आएगा x वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स या एक कंडीशन है जब x इक्वल टू ज़ीरो होगा और दूसरा कंडीशन होगा वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब x इक्वल टू वन होगा। x इक्वल टू वन पे आपका जीरो होना चाहिए और x इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू जीरो पे आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन में देखोगे करेक्ट है, मतलब यहाँ से आपका क्या हो गया, जीरो कॉमा जीरो और दूसरा आपका आ गया जीरो वन कॉमा ज़ीरो। ये वाला जो कंडीशन है जीरो कॉमा ज़ीरो वन कॉमा ज़ीरो मान सकते हैं करेक्ट। इस वाले कंडीशन में देखोगे तो जीरो कॉमा जीरो है बट वन कॉमा ज़ीरो नहीं है। इस वाले कंडीशन में जीरो कॉमा ज़ीरो है, ये हो गया आपका वन कॉमा ज़ीरो मान ले, बट ये आपका क्या है माइनस वन कॉमा ज़ीरो, माइनस वन कॉमा ज़ीरो यहाँ पे नहीं आया है, तो इसलिए ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा करेक्ट। अब हमको देखना है इन दोनों में से क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इन दोनों में से क्या होता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, हमने कहा ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये वन है और ये वन है तो ये बीच का पॉइंट आपका क्या होगा, x इक्वल टू, बीच का पॉइंट क्या होगा 0.5 यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू में रख दो, y इक्वल टू 0.5 वन माइनस 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.25। ध्यान दो पॉजिटिव आया है करेक्ट, ध्यान क्या देना है, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है तो इस कंडीशन में आपका y निगेटिव जा रहा, आपका आंसर क्या आ रहा, y यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा, मतलब 0.5 पे आपका x पे 0.25 y आएगा, लेकिन पॉजिटिव में, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला नहीं। तो इस तरह के ग्राफ में आप न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है न्यूमेरिकल मुझे काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप तुक्का नहीं मारते हो और डेफिनेटली आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 80 इंटू 0.40 की पावर 3, फिर 40 इंटू 1.6 की पावर 2 अपॉन 128 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x। इन दोनों को सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, 32 0 और 0 पॉइंट लगाओ, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इन दोनों को तो 14 मतलब 16 4 जा 64 0, ये हो गया आपका स्क्वायर 128 की पावर 4। एक तरीका है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, एक तरीका है आप इन सबको 2 के फॉर्म में बदल दो, 2 के फॉर्म में इन सबको बदल दो। इससे भी आसान तरीका है कि आप
इस 64 को दो भागों में बांटो पहले। हम ये कहेंगे 2 के फॉर्म में बदल लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। 2 के फॉर्म में बदलने के लिए भी हम आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं। 32 को डिवाइड करो 8 और 4 में, 8 को डिवाइड करो 2 2 2, 4 को डिवाइड करो 2 और 2 में, तो 2 2 2 2 मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होगा आपका 32 के लिए। 64 के लिए देखोगे तो 64 जो है आपका 64 के लिए क्या होगा, 16 इंटू 4, करेक्ट। 16 के लिए आपका क्या होता है 2 इंटू 8, 4 के लिए 2 2, 8 के लिए अगर देखोगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होगा आपका, किसके लिए 2 की पावर 6 होगा आपका इसके लिए। अगर हम 128 की बात करोगे तो आप इसको 128 को निकाल लो तो फायदा रहेगा। 128 को 2 से 6 4, मतलब यहाँ पे क्या है 6 है, तो 128 के लिए 2 की पावर 7 होगा, एक और 2 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 3, 2 की पावर 6 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 7 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसको देखते हैं। 2 5 3 जा 5 3 जा 15 इंटू 2 6 2 जा 12 अपॉन 2 7 4 जा 28 इक्वल टू 2 की पावर x। ऊपर देखते हैं 2 से 5 और 2 7, 1 और 2, 27 अपॉन 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर x। यहाँ पे देखोगे तो 2 27 माइनस 28 इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर x, मतलब x इक्वल टू -1। इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं। मैं इनकरेज करूंगा तुमको कि इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करा करो। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आपने हमारा बायोस्टैट्स की वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली ये ट्रिकी आपको नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है द हाइट ऑफ द अडल्ट मेल फॉलो द गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द 3 मेल एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट ऑल ऑफ देम आर शॉर्टर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा कि कुछ इस तरह से आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा, दैट इज अ मीन, हमने कहा कि दैट इज अ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर ये सेकेंड और थर्ड, मतलब टोटल आपने कितने भागों में बांट दिया, टोटल आपने बांटा इसको 6 पार्ट में, करेक्ट। टोटल आपने 6 पार्ट में बांटा, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्वेश्चन में पूछ रहा 3 मेल आर रैंडम, आपने रैंडम 3 पिक करा, क्या करा आपने 3 रैंडम पिक करा, मतलब मान लो कि एक ये और ये है। व्हाट इज द चांस दैट ऑल ऑफ देम आर शॉर्टर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। शॉर्टर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्टर है, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरे वाले के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, टोटल 6 है, 6 में से आप एक में आ रहे हो, और तीसरे की भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, मीन्स इनका जो है आपका 216 इज द करेक्ट आंसर। ये सरल था पर थोड़ा ट्रिकी था, अगर आपने बायोस्टैट्स की वीडियो देखा होगा तो ये भी आपको सरल ही लगा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से समझना है। 50 फिश इन द स्मॉल टैंक वर कैप्चर्ड, ध्यान दीजिएगा कैप्चर्ड की बात हो रही है, मतलब हमने कैप्चर करा।
मार्क विद द स्पेशल टैग, हमने मार्क कर दिया, मतलब फर्स्ट राउंड में कैप्चर करके हमने इसको मार्क कर दिया। करेक्ट, नाइस। दूसरा देखते हैं, रिलीज बैक इनटू द लेक द नेक्स्ट डे 40 फिश वाज कैप्चर्ड। दूसरे दिन हम लोगों ने क्या करा, 40 को कैप्चर करा, तो सेकेंड है आपका 40। 10 ऑफ दीज वर फाउंड टू हैव अ टैग, जिसमें से 10 जो है वो आपके पास टैग के साथ आए, मतलब वो रिकैप्चर हुए थे। ठीक है, fish are smart and once captured are less likely to be captured in the second time. Which of the following statement best reflect your state of knowledge about the number of fish in the lake? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये तीन हमारे पास दे रखा है, तो MCR कैप्चर रिकैप्चर, मतलब कैप्चर रिकैप्चर मार्क थ्योरी जो है, कैप्चर मार्क रिकैप्चर थ्योरी के हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ फिश पता लगा सकते हैं, जो कि n है, n इक्वल टू मार्क इनटू कैप्चर्ड अपॉन रिकैप्चर, मीन्स m कितना है आपका 50, कैप्चर कितना हुआ है आपका 40, मतलब रिकैप्चर कितना है आपका 10, इसको हटाओ, ये हो जाएगा 200। तो 200 क्या है आपका, 200 आपके पास वो है, क्या उसको कहते हैं, 200 आपके पास पूरा का पूरा फिश हो सकता है उस पूरे के पूरे पॉन्ड में। 200 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो जो 200 से ज़्यादा की बात हो रही है उन दोनों को हटा दो, बचा आपके पास है 2 ऑप्शंस। अब ध्यान देते हैं एक चीज़, जो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर मतलब आगे जिसमें दे रखा है, फिश आर स्मार्ट, करेक्ट, फिश आर स्मार्ट, वंस कैप्चर्ड आर लेस लाइकली टू बी कैप्चर्ड, जो एक बार कैप्चर हो चुके हैं वो दोबारा कैप्चर नहीं होना चाहते। करेक्ट, मतलब इस 40 में से 10 ऐसे हैं जो कैप्चर हुए हैं, बाकी 30 ऐसे हैं जो कैप्चर नहीं हुए। याद रखिएगा, इस 40 में से जो दूसरी बार मैंने कैप्चर करा है वो हमारा 40 है, जिसमें से टैग सिर्फ 10 के पास है, जो कि प्रीवियसली वो कैप्चर हो चुके थे इस 50 वाले में। लेकिन अभी भी 40 में से अगर हम 10 को हटा दे तो 30 ऐसे हैं जो कैप्चर नहीं हुए हैं। अगर 30 ऐसे हैं जो कैप्चर नहीं हुए हैं, मतलब मिनिमम नंबर क्या होगा आपका, मिनिमम नंबर 50 जो कि फर्स्ट राउंड में कैप्चर हुए हैं और सेकेंड राउंड में कैप्चर हुए हैं 30 न्यू, मीन्स टोटल 80। तो कम से कम 80 होना चाहिए और मिनिमम मैक्सिमम 200 से नीचे और 80 कम से कम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टाइफर की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगा, वो आपको थैंक यू बोलेंगे। इस चैनल से प्रीवियस 2023 में काफ़ी बच्चों ने टिफ़र निकाला है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। टिफ़र क्या तैयारी के लिए हम आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ होने से आपके एडमिशन तक, आपके इंटरव्यू तक हम तैयारी कराते हैं, तो इसलिए भी आपको चिल होने की ज़रूरत है। सिर्फ आप जब मन करे तब आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम तुरंत कांटेक्ट करते हैं 24 घंटे के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।